चैप्टर से शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश ऊर्जा को मापा जाता है उसे प्रकाश मिति कहते हैं। लेकिन प्रकाश की परिभाषा यहाँ से शुरू होती है कि प्रकाश ऊर्जा का वह सामान्य रूप जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं। अतः प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर देखने वालों की आँख पर पड़ता है, जिससे व्यक्ति वह वस्तु को देख लेता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश के संबंधित सिद्धांत प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिए थे न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत ग्रेमाल्डी के द्वारा। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग के द्वारा और द्रव्यों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत फौकाल्ट के द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा। प्रकाश का क्रॉम्पटन प्रभाव क्रॉम्पटन के द्वारा। प्रकाश की दोहरी प्रकृति तरंग या कण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है देखते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति स्पष्ट उभर जाती है और तरंग प्रकृति दबी रहती है। इसको प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत केवल कुछ प्रमुख गुणों का ही व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। ये सारे प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के जो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के कुछ गुणों का ही व्याख्या करता है, जिनमें से प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण है। प्रकाशित वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हो, सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई देने लगती है, जैसे कुर्सी, मेज, किताब आदि। पारदर्शक वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश किरणें पार निकल जाती है, जिनसे होकर प्रकाश किरणें पार निकल जाती हैं, पारदर्शक वस्तुएं होती हैं। अर्धपारदर्शक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग निकल जाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज अर्धपारदर्शक वस्तुएं हैं।
अपारदर्शक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। धातु, लकड़ी अपारदर्शक वस्तुएं हैं। प्रकाश की चाल की गणना रोमर द्वारा किया गया था। प्रकाश की चाल रोमर के द्वारा। रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रॉक सॉल्ट और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। न्यूटन ने करपस्कुलर सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार प्रकाश कणों के रूप में सीधी गमन करती है। हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया और इसने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना है। 1800 ईस्वी में थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया, जिसने दिखाया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थिति में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने कुछ तथ्यों का उद्घाटन किया कि प्रकाश भी क्वांटाइज्ड होता है। तो आइंस्टीन ने क्या बोला? प्रकाश क्वांटाइज्ड होता है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में आता है जिसे क्वांटम कहते हैं। इसमें कण होने का प्रमाण मिलता है। प्रकाश के इन कणों को फोटॉन कहा गया है। आइए देखते हैं प्रकाश का सरल रेखीय गमन। समान माध्यमों घनत्व हर भाग में बराबर में प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है। इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। विभिन्न प्रकार का छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा सूची छिद्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना भी प्रकाश का किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव है। ग्रहण। सूर्य ग्रहण। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन होती है। चंद्र ग्रहण। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कि बीच में कौन आ रही है? पृथ्वी चंद्र ग्रहण के। तो और पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आ जाता है। और जो चंद्र ग्रहण होती है पूर्णिमा के दिन होती है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। इसमें शीशे की एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है और क्षय को रोकने के लिए पेंट किया जाता है। शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत परावर्तक सतह का कार्य करती है।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रहती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। यदि कोई वस्तु भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है। दूसरा, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री कोण से घूम जाती है। फोर्थ, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बाई थीटा डिग्री -1 होती है। समतल दर्पण का उपयोग क्या है? समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी एवं परिदर्शी पेरिस्कोप में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। गोलीय दर्पण, किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय खंड के एक तल पर पारे की कलाई एवं लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ती है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण उत्तल या अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ये है मुख्य अक्ष, और ये है फोकस दूरी। ये है फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी। F = R/2, जहाँ F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण आभासी सीधा और बड़ा केवल तब बनाता है जब वस्तु दर्पण के आगे P एवं F के बीच में रखी हो।
प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार देखते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर जहाँ से किरणें आती है या प्रतीत होती है बने प्रतिबिंब को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि दर्पण आधा ढका है तब दर्पण पर पूरा प्रतिबिंब बनेगा, परंतु इसकी तीव्रता घटेगी क्योंकि दर्पण पर प्रकाश का मात्रा परावर्तन के बाद घट जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और ये हमेशा नहीं बल्कि प्रायः उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब प्रायः सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता और प्रायः सीधा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना देखते हैं। वस्तु की स्थिति जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर बनती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा एवं बहुत छोटा। जब वक्रता केंद्र से पीछे परंतु एक अनंत दूरी पर हो तो उसकी प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है। वास्तविक और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगी, लेकिन उसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर होगा। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो वस्तु केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। फोकस पर या फोकस तल में हो तो अनंत पर, वास्तविक, उल्टा एवं अधिक आवर्धित। ध्रुव एवं फोकस के बीच दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं आवर्धित। वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा। जब अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो ध्रुव एवं फोकस के बीच बनता है उसकी प्रतिबिंब और आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। देखते हैं दर्पण की पहचान। दर्पण की दो विधियों से पहचाना जा सकता है, एक स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब को देखकर। स्पर्श करके, यदि परावर्तक तल एकदम समतल है तो दर्पण समतल, यदि परावर्तक तल बीच में उभरा हो तो उत्तल, यदि परावर्तक तल बीच में दबा हो तो दर्पण अवतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब को देखकर, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण से दूर ले जाने पर छोटा होता है तो दर्पण उत्तल,
यदि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु दूर ले जाने पर बड़ा होता है तो अवतल, एवं यदि प्रतिबिंब का आकार स्थिर रहता है तो समतल। दर्पण सूत्र जो है 1/f = 1/v + 1/u होता है। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से डिनोट किया जाता है। m मतलब आवर्धन, मैग्निफिकेशन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या फिर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होती है, इसलिए इसे ट्रक चालकों या मोटर चालकों में चालक के बगल में लगाया जाता है। सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक क्षेत्र अधिक होने के कारण ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण बड़े फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर इसको उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट और सर्चलाइट में, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण। पहला, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होती है, अर्थात sin I / sin R = μ। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक नियतांक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निरपेक्ष चाल = निर्वात में प्रकाश की चाल बाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात है निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग या फिर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे अधिक, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं। रात्रि के साथ तारों का टिमटिमाना। वायुमंडल में वायु का विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होते रहता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समांतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में हैं, अर्थात तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा क्या है? पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इस कारण यह है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तथा हमें दिखाई देने लगता है।
तीसरा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। चौथा, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। ऐसी स्थिति जिसमें अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। एक सेकंड दोस्त। जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ा दिया जाता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हीरे का चमकना, गर्म एवं ठंडी प्रदेशों में मरीचिका के दिखाई देना, टूटे कांच का अधिक चमकना, आंशिक जल से भरी परखनली को जल में डुबाने पर चांदी की तरह चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चिकित्सकीय प्रकाशीय सिग्नल के संचरण, विद्युतीय सिग्नलों को भेजने एवं प्राप्त किरणों में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ उदाहरण, जल में पड़ी परखनली चमकीली दिखाई देती है, कांच में आई दरारें चमकती है, कालिख से पुता हुआ गोला जल में चमकता है। कुछ पदार्थों के क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक 1.33, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, प्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री, पानी का अपवर्तनांक 1.33 और क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री। रेगिस्तान में मरीचिका। आमतौर पर गर्मियों में दोपहर के समय रेगिस्तान में सफ़र करने वाले यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है। इसी भ्रम को रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। रेगिस्तान की रेतीली भूमि गर्मी के कारण अधिक हो जाती है, इसलिए धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती है, लेकिन ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण वे अपेक्षाकृत सघन हो जाती है। ऐसी अवस्था में वस्तु एवं पेड़ की चोटी से आने वाली प्रकाश की किरणें वायु की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि हवा की किसी परत पर इस किरणों का आपतन कोण क्रमागत परतों के लिए क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ये बहुत बड़ा है। आपको इतना याद करना है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो मुख्य बातें जरूरी है, जो है प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए।
तीसरा क्या है, बस दो ही है, दो बातें मुख्य। तीसरा, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को एंडोस्कोप कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है कि मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या बोलते हैं, तो एंडोस्कोप। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए उपयोग होने वाला यंत्र है एंडोस्कोप, जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक चित्र प्राप्त किया जाता है। तो इस एंडोस्कोप में होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा आंतरिक चित्र प्राप्त किए जाते हैं। कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए ओरिस्कोप, एक सेकंड दोस्त अच्छे से कर देता हूँ। कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए ओरिस्कोप, पेट के निरीक्षण के लिए गैस्ट्रोस्कोप और गले और फेफड़ों के निरीक्षण के लिए ब्रांकोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा चित्र लिया जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा इसको भी पढ़ देता हूँ। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर उसे वक्रीय मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाशीय तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। फिर इसके बारे में प्रकाशीय तंतुओं का उपयोग देखिए, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। ये रहा प्रकाशीय तंतु का उपयोग। विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने और अधिग्रहण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के शरीर विद्युत सिग्नल को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है दोस्तों। प्रकाश संकेतों के दूरसंचार में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में प्रकाशीय तंतु जिससे ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। लेंस, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेंस सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं, परंतु कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उभयोत्तल, समतल, अवलोत्तल, उभयावतल, समतल अवतल और उत्तल अवतल। पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेंस, ये जो लेंस है प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, ये दर्पण के जैसे ही है। बस देखिए, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब निम्न है। वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार देखें तो वास्तविक बहुत छोटा और
उल्टा होता है। यहाँ से ये फर्स्ट का, ये सेकंड, ऐसा करके पढ़ लीजिएगा। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर से लेंस और फोकस दूरी के बीच बनता है। हम हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस और फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। लेंस की सूत्र, लेंस सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। एक रिलेशन लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या से संबंध देखिए। यहाँ पे ये कभी कभी पूछ लेता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी d दूरी हो तब लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d 1/f1 इंटू f2। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता देखते हैं। उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई लेंस पर आपतित होती है तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देती है तथा अवतल लेंस इन किरणों को मुख्य अक्ष से हटा देती है। इस प्रकार लेंस की कार्य उस पर आपतित होने वाले किरणों को मोड़ना है। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। कम फोकस दूरी के लेंसों की क्षमता अधिक तथा अधिक फोकस दूरी के लेंसों की क्षमता कम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दो लेंसों को पास में रखने पर उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है। जब समान फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस को परस्पर मिलाया जाता है तो ये समतल कांच की भांति व्यवहार करते हैं। संयुक्त लेंस इनकी क्षमता शून्य और फोकस दूरी अनंत होती है। जहाँ पे लेंस की क्षमता एक फॉर्मूला है, लेंस की क्षमता P इक्वल्स टू 1/f होती है, जहाँ पे f मीटर में होता है। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों में परिवर्तित हो जाती है। यदि ऐसे द्रव में लेंस को डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है एवं क्षमता घट जाती है, परंतु लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। यदि ऐसे द्रव में लेंस डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी अनंत एवं क्षमता शून्य हो जाती है और लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा एवं दिखाई नहीं देगा। यदि ऐसे द्रव में किसी लेंस को डुबाया जाए कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। इस कारण पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला होता है उत्तल प्रकृति का, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है क्योंकि जल का अपवर्तनांक अधिक हवा से अधिक हो जाती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रकाश का वर्णीय विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूहन को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपनी अवयवी
रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होने के कारण सबसे नीचे तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होने के कारण सबसे ऊपर प्राप्त होता है। नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रम विभक्त ओर होता है। हिंदी में देखें, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पे देखिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसको भीबग्योर के नाम से जानते हैं। भीबग्योर, बैनी आह पी नाला या भीबग्योर। चलिए, लाल रंग, यहाँ से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होती है तथा वेग भी सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, वेग भी कम होता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे माध्यम में इसकी चाल कम हो जाती है। न्यूटन का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं, जिसकी खोज 1666 ईस्वी में की गई थी। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इंद्रधनुष वर्षा ऋतु में कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों की धनुषाकार पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैंगनी रंग अंदर की ओर होती है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल किरण आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग, अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरण आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारे पर होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है। इसमें कोणीय चौड़ाई 20 होती है। यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। इसका निर्माण 2 अपवर्तन एवं 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और यह चमकीला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो यह बैंगनी रंग बाह्य किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष फीका होता है। इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होती है, 30 की होती है। यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। इसका निर्माण 2 बार अपवर्तन तथा 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
होता है, यह धुंधला होता है। इंद्रधनुष के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें हैं। सूर्य प्रक्षक के पीठ की ओर हो। दूसरा, वर्षा के बाद आकाश साफ हो। सूर्य का प्रकाश चमकीला हो। सूर्य के विपरीत और बादल हों। मध्याह्न में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस समय सूर्य प्रक्षक के पीठ की ओर नहीं होता। द्वितीय इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार द्वितीय इंद्रधनुष बनते समय प्रकाश का अधिक अवशोषण होता है, अतः वह धुंधला होता है। लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग। यह 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। लाल, हरा, नीला, पीला, मैजेंटा, श्यान। वस्तुओं का रंग देखते हैं। प्रकाश किरणें जब वस्तुओं पर पड़ती है तो वे वस्तुओं के रंग। प्रकाश किरणें जब वस्तु पर पड़ती है तो वे वस्तुओं से परावर्तित होकर देखने वालों की आँखों में पड़ती है और वस्तु दिखाई देने लगती है। वस्तुएं प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती है तथा कुछ भाग अवशोषित करती है। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। वस्तुओं का परावर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। जैसे गुलाब की पत्तियां हरे रंग को तथा पंखुड़ियां लाल प्रकाश को परावर्तित होने के कारण हरी और लाल दिखाई देती है। शेष प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यदि गुलाब को हरे प्रकाश में दिखाया जाए तो प्रकाश हरी और पंखुड़ियाँ काली दिखाई देती है। वह उस रंग के प्रकाश को परावर्तित तथा शेष रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। आगे देखते हैं। आगे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करना है तो कर लीजिएगा। नोट में देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य यानी लंबाई सर्वाधिक होती है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, समान फेस या कला में मिलती है तो प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है वहाँ प्रकाश की तीव्रता निम्नतम होती है या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण हैं। प्रकाश के ध्रुवन क्या है? किसी तरंग के कंपनों को तरंग संचरण के लंबवत तल में किसी विशिष्ट दिशा में सीमित रखने की परिघटना को ध्रुवन कहते हैं। ध्रुवन प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है
जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करता है। तो ध्रुवन क्या करता है? ये इम्पोर्टेंट है। ध्रुवन प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित न हो, तो इस प्रकार को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवन कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। नाइट्रोसेलुलोज तथा हर्पेथाइट के मिश्रण से बनी फिल्म की कांच की दो प्लेटों के बीच रखकर पोलेराइड का निर्माण कर ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ध्रुवित प्रकाश का उत्पन्न। इसको देखते हैं। नाइट्रोसेलुलोज तथा हर्पेथाइट के मिश्रण से बनी फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच रखकर पोलेराइड का निर्माण कर ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड का निर्माण करना पड़ता है। नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेथाइट के मिश्रण से बनी फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच रखकर पोलेराइड बना रहे हैं और ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। पोलेराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरलतम, सुविधाजनक एवं सस्ती और व्यवहारिक आधुनिक विधि है। इसका उपयोग परावर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने तथा 3D सिनेमा को देखने के लिए भी किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश, 3D सिनेमा। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के अवरोधों के किनारों पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के कारण अवरोध की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते। इसी कारण दूरदर्शी में तारों की प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं के रूप में न दिखाई देकर अस्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है तो विवर्तन स्पष्ट होती है, और यदि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के तुलना में बहुत बड़ा है तो विवर्तन अपेक्षणीय होगा। विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ध्वनि तरंगें अवरोध से आसानी से मुड़ जाती है और श्रोता तक पहुंच जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है
उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, का प्रकीर्णन सबसे कम होती है। यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, का प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण: सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। थर्ड एग्जाम्पल, जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है एवं सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है। चौथा एग्जाम्पल, समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव: पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांग मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरणपुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरणपुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। सॉरी दोस्त। अब पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र शरीर का महत्वपूर्ण अंग एक कैमरे की तरह कार्य करता है। बाहरी भाग स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल नामक कठोर और पारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है। दृढ़ पटल के सामने वाला कुछ उभरा भाग कॉर्निया कहलाता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही निकाली जाती है। कॉर्निया के पीछे नेत्रोद एक्वस ह्यूमर नामक एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। कॉर्निया के पीछे स्थित पर्दा आइरिस आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है, जो कम प्रकाश में फैल एवं अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है, इसलिए बाहर से कम दिखाई देता है। ये है नेत्र, देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पुतली के पीछे स्थित लेंस द्वारा वस्तु का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। पर बनता कैसे है? उल्टा प्रतिबिंब, छोटा लेकिन वास्तविक। आँख में स्थित पेशियाँ लेंस पर दबाव डालकर पृष्ठ की वक्रता को घटाती रहती है, जिससे फोकस दूरी भी कम हो जाता है। एक सेकंड। रक्त पटल कोरोइड
जिससे प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। रक्त पटल जिससे प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के पश्चात लेंस पर पड़ती है। लेंस से अपवर्तित होकर काचयापद्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ जाती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और दर्शक को दिखाई देने लगती है। आँख के दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आँख में कितने प्रकार की कोशिकाएं? दो प्रकार की। एक शंकु जिसे कॉन्सेप्ट रंग के लिए होता है और रॉड शेप्ड प्रकाश के तीव्रता के लिए। आँखों की समंजन क्षमता। आँखों की समंजन क्षमता स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना पर ही केंद्रित हो। किरणों के आगे या पीछे केंद्रित होने पर वस्तु दिखाई नहीं देता। वस्तु को धीरे धीरे आँख के समीप लाए और फोकस दूरी को उतना ही रखें तो वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस होने लगेंगी और वस्तु दिखाई नहीं देगा। वस्तु को ज्यों-ज्यों आँख के पास लाते हैं, पश्चमाभि की पेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को कम करके इसके समायोजित कर देती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता रहे। इस प्रकार आँख की पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी के समायोजन के गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आँख का निकटतम बिंदु कहते हैं। निकटतम बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होती है। सामान्य आँख के लिए यह अनंत होती है। मनुष्य की आँख का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है। दृष्टि दोष। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक अनंत पर स्थित वस्तु को अपने रेटिना पर फोकस कर सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से आँख की यह क्षमता समाप्त हो जाती है। इस कारण आँख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। इससे कोई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। कुछ दृष्टि दोष देखते हैं। निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं। कारण क्या है? लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना। निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखलाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तुएं नहीं। कारण क्या है? लेंस की गोलाई कम हो जाना, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, लेंस की क्षमता का घटना। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तुओं और न ही निकट की वस्तुओं को देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, अभयावतल लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता। इसे अबिंदुकता एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। इसे दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु उधर दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। कुछ व्यक्तियों की आँखों में सभी रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती।
इसे वर्णांधता कहते हैं। यह कोई प्रकार और स्तर की होती है। वर्णांधता रेटिना के संक्वाकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। वर्णांधता आनुवंशिक बीमारी होती है, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हरे एवं लाल रंग की पहचान नहीं होती। हरे और लाल रंगों की पहचान नहीं होती। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।